बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। और शहर लाहौर की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं इस गर्मी की शिद्दत की वजह से मुतासर भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब शहर में आप देख सकते हैं जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक तरफ हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है ताकि इन केसेस को कम किया जा सके। तो खैर उसके नताइज क्या हासिल हो रहे हैं, डिटेल में हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। जान लेते हैं सबसे पहले मौसम कैसा रहेगा आज। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं। आज ही लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज शहर में तेज़ हवाएं चलने के साथ जो है वो बारिश का भी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया और महकमा मौसमियात का कहना है क्योंकि आज मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला भी जो है वो आज दिन भर जारी रहेगा, जिसकी वजह से आज दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। जबकि अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश का भी इम्कान है, इसकी वजह से हवा में नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 54% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर शाम के वक्त की बात की जाए तो शाम के वक्त भी हवा में नमी का तनासब जो है वो 52% तक जो है वह जाने का इम्कान है। और आज क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो है मौसम कदरे बेहतर रहेगा और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो है वह दर्जा जाने का इम्कान नहीं है। और अगर बुध के रोज़ की बात की जाए तो बुध के रोज़ भी महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ साथ शहर में बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। जी थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, हम टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी आज हमारे पास क्या है जी। बगैर इजाजत प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर पाबंदी, मजीद 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होगा, वॉल सिटी मुकम्मल बंद करने का फैसला। शहर में कोरोना से मजीद 11 अमवात, मरीज 34,000 से तजावुज। एक थे एक रहेंगे, गलत फहमियां पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, वजीर आला उस्मान बुज़दार। और अगली खबर है नाकिस हिकमत अमली और अहकामात की अदम दिलचस्पी। कारपोरेशन 249 तरक्याती स्कीमों के 1 अरब 94 करोड़ इस्तेमाल करने में नाकाम। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल चाल है राव जी? साहब अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब सबसे पहली खबर की तरफ मैं आना चाहूंगी। हम बार बार ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है समझ से बाहर है। कल हमने इसकी डिटेल भी जानने की कोशिश की कि स्मार्ट लॉकडाउन के समझ से बाहर है। मतलब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बार बार कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, आप कह रही हैं कि ये क्योंकि हमने कल ये जानने की कोशिश की, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ शो में थे और मैंने उनसे पूछा कि ये स्मार्ट लॉकडाउन के नताइज कुछ नजर आए हैं। अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब है तो ये केसेस क्यों फ्रीक्वेंटली बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, केसेस तो बढ़ते जाएंगे, जब तक आप टेस्ट करते जाएंगे केसेस बढ़ते जाएंगे। इन केसेस को रोकने के लिए सिर्फ एक सूरत है फिलहाल, आप टेस्टिंग टेस्टिंग जो है वो उसको लिमिटाइज कर दें, उसको मिनिमम कर दें तो केसेस भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, हाँ इस पे थोड़ा मेरी भी कल बात हुई कुछ ऐसे लोगों से कि जिनसे जानकारी का मौका मिला कि वाकई फ्रूटफुल भी है। मतलब आपको याद होगा कि पिछले 10 से 15 रोज़ में आप मुख्तलिफ ये स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के हवाले से जो लॉकडाउन किए गए एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ की मुख्तलिफ गलियाँ, 21 ऐसे इलाके हैं और 61 गली मोहल्ले हैं अगर आप इनकी काउंटिंग करें जिन इलाकों के हैं। लेकिन अब ये 8 बड़े इलाके हैं जिनको मुकम्मल लॉकडाउन करने का राव साहब अभी मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, आपने कहा मुकम्मल लॉकडाउन, अभी जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां पर इस पर अमल दरामद हो रहा है? इसकी एग्जांपल दे देता हूं इस तरह से कि आपको याद होगा कि जब
पूरे शहर में लॉकडाउन था तो उस खास तौर पर रायवेंड को मुकम्मल बंद किया गया था और सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो रायवेंड के हो रहे थे, जिस पर डीसी लाहौर की अच्छी खासी की गई, अपोजिशन की जानिब से भी और गवर्नमेंट की जानिब से भी डीसी लाहौर को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन डटे रहे और लॉकडाउन का जो दुरानिया था वो 28 से 34 रोज तक जब पहुंचा तो आज आपको रायवेंड के हवाले से जो पेशेंट्स की तादाद है वो उस तरह से नजर नहीं आती जिस तरह से आपको डीएचए, गार्डन टाउन, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, आपने ठीक है, आपने कंपैरिजन किया, बताया कि रायवेंड से हमें कम तादाद में लोग नजर आए। मुझे अब सिर्फ ये बता दें, हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में जा रहे हैं वो तो हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है वहां पर भी सिर्फ नाम का लॉकडाउन है। अभी हमें ज्वाइन किया है नदीम खालिद, इस वक्त बाहर मौजूद हैं। पहले हम जान लेते हैं कि लॉकडाउन के असल हकीकत क्या है, उसके बाद ये जो मजीद 8 इलाके शामिल किए जा रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, इस पे भी हम बात कर लेंगे। नदीम बताइएगा, किस इलाके में आप मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या है, लॉकडाउन पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, शहर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का 16 जून को फैसला किया गया था और अब मज़ीद 8 इलाके उसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें गार्डन टाउन, मॉडल टाउन और उसके अलावा फैसल टाउन और फिरोजपुर रोड के कुछ इलाके शामिल हैं, जहां पर कोरोना केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से उन इलाकों को भी सील करने का हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है। ताहम जो इलाके पहले से सील किए गए 61 इलाके, जिसमें अंदरून ख़ास तौर पर वॉल्ड सिटी जो है इसके बहुत सारे इलाके हैं जो कि इस वक्त सील हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सिर्फ गलियाँ ही सील की गई हैं जहाँ पर कोरोना केसेस ज़्यादा थे। 14 दिन के लिए इसको जो है लॉकडाउन किया गया है। इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर मुतासर हुए हैं। छोटी कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल है, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और उसके अलावा करियाना स्टोर्स और उसके अलावा फूड के कुछ पॉइंट ही सिर्फ खुले हुए हैं। तमाम शहरी अगर इन इलाकों से बाहर जाना चाहते हैं तो वो शनाख्ती कार्ड दिखा के या अपनी मुलाजमत का कार्ड दिखा के तभी उनको जाने की इजाज़त है और इसी तरह जो है वो यही हुकूमत की जानिब से SOPs बनाई गई थी, लेकिन SOPs पर उस तरह सख्ती से अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। शहरी जो है वो सरेआम घूम फिर रहे हैं। पुलिस की जानिब से उस तरह चेकिंग का सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि शहरियों को ना वो चेक किया जा रहा है, ना उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया जा रहा है आया कि वो इस इलाके के रहायशी हैं भी नहीं। और उसके अलावा भी जो है वो जो शहरी हैं वो घूम फिर सकते हैं आज़ादाना और वो घूम फिर भी रहे हैं। यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन का जो फ़ायदा होना है वो फ़ायदा उस तरह नहीं हो पाएगा अगर इस पर सख्ती से अमल दरामद, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जिनमें ये स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है वहाँ सख्ती नहीं की जाएगी तो स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर उस तरह फ़ायदा नहीं हो सकेगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद किया जाए और यहाँ पर मौजूद जो ड्यूटी पर एहलकार है उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि जो SOPs बनाई गई हैं उन पर मनोवन। थैंक यू सो मच नदीम, आप हमारे साथ मौजूद थे और लॉकडाउन पे किस हद तक अमल हो रहा है। राव साहब, नदीम की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जब आपका लॉकडाउन इतना मौसर है कि वहां पर आपको ये नहीं पता कि जो लोग आ जा रहे हैं आपने उनका शनाख्ती कार्ड भी चेक करना है, आपने चेक एंड बैलेंस भी रखना है, आपने बहुत सारे एहलकार बता रहे हैं ऐसे कि जो कि नाकों पर मौजूद है जिन्होंने मास्क भी नहीं पहने, आपके SOP की खुद आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर ये 8 इलाके मजीद आप स्मार्ट लॉकडाउन की नजर कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है इस सबका? देखिए ना, स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन अभी तक जो दुनिया में जो कामयाब मॉडल है वो यही है कि लिमिटाइज करके लोगों को इसके फवायद हासिल किए गए हैं कि लोगों की जो इंटरेक्शन है वो कम से कम। राव साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, आप इसको लिमिटाइज कर दें, आप इलाकों में लॉकडाउन कर दें। ये जो आपने मार्केटें खोली हुई हैं जहां पर हाल रोड पर आपको रश लोगों का नजर आ रहा है, मैक्लोर रोड शहर की, ये वो मार्केटें हैं गुंजानाबाद जहां पर आप सुबह के टाइम चले जाएं तो आपको तिल धरने की जगह नहीं मिलती है। तो फिर ये आपके स्मार्ट लॉकडाउन कहां रह जाते हैं जहां एक तरफ मार्केटों में आपका हुजूम है, कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल ही नजर नहीं आ रही है, तो वहां आपके इलाकों का लॉकडाउन क्या कर लेगा? देखिए ना, मैं सबसे पहले ये जो अब मजीद इसको एक्सपेंड किया जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन को, उसकी वजह क्या है? आखिरी 14 रोज़ में इन तमाम इलाकों में जिनमें गार्डन टाउन है, DHA मुकम्मल है, इसी तरह से अंदरून शहर और फैसल टाउन, गुलशन रावी और जो दीगर इलाके इसमें शामिल हैं, उनमें से 3613 पेशेंट्स आखिरी 14 रोज़ में वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, जो बुनियादी वजह बना और ये NCOC में डिस्कस किया गया, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हाई फाई मीटिंग में ये डिस्कशन हुई है, प्रपोज किया गया कि इनको लॉकडाउन किया जाए। हाँ,
जो एग्जीक्यूशन की बात है आपकी, उस पर सवाल उठता है। नदीम खालिद ने भी निशानदेही की है, लेकिन हमारे आपको याद होगा कि 28,000 लाहौर शहर में टाइगर्स फोर्स के जवान जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको ड्यूटीज़ तफवीज़ की गई हैं और रज़ा कराना तौर पर कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में वो सफ़े अव्वल के जो हमारे जो जवान हैं उनके साथ वो काम करेंगे। लेकिन ये जो सूरत हाल आप जिसकी निशानदेही कर रही हैं वो इसी वजह से आ रही है कि अब सरकारी मुलाजमीन की या जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आपको भी अदराक है, हमें भी अदराक है। 1 मिनट में ऑपरेशन करके जाते हैं, पीछे से फिर सूरत हाल वैसी होती है। तो पूरे शहर को जो सरकारी मशीनरी है वो कैटर नहीं कर सकती। अगर सरकारी मशीनरी कैटर कर सकती, ऑपरेशन के मुताबिक नहीं है कि आप एक जगह से ऑपरेशन करके जाएं दोबारा वैसे ही अगर सरकारी मशीनरी कैटर कर सकती होती, उसकी कोई रेट होती, तो फिर आपको चीनी ना 70 रुपए मिलती, फिर आपको एक्टेमरा ब्लैक में मिलता, फिर 10 का मास्क आपको 50 में थोड़ी मिलना था, फिर आपको जखीरा अंदोजी थोड़ी नजर आनी थी। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हैं कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो नजर नहीं आ रही सरकारी मशीनरी की। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्हाम हुआ कि एक ऐसी फोर्स हो जो SOPs पर अमल दरामद कराए, उसका नाम टाइगर्स फोर्स रखा जाए। तो टाइगर्स फोर्स के जो तो कल मैंने आसिम शौकत साहब से रिक्वेस्ट किया कि मुझे हमारे रिपोर्टर्स को कहीं ये फोर्स नजर नहीं आ रही, हमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, तो एक तस्वीर या एक फुटेज हमारे साथ शेयर कर दें कि ये 28,000 फुटेज आने की क्या बात कर रही है। कैप पहना के वो सियालकोट वाले डार साहब आएंगे, वो किसी ना किसी जगह पर मियां असलम इकबाल आपको दिखा देंगे। जिले इंतजामिया में MCL में फुटेज तो मेरे पास भी है, वो देख लेते हैं, लेकिन वो वाली फुटेज जहां पर उनको रागिब किया जा रहा है कि आपने क्या करना है। जब उनकी अमल दरामद की बारी आई तो उस वक्त वो नजर नहीं आते। बड़े बाजार हैं, गुंजानाबाद बाजार हैं जिनकी आप बात भी कर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम है, वहां पर काम करवाना था इनसे। 3 बुनियादी जिम्मेदारियां थी टाइगर्स फोर्स की। तमाम जो बाजार हैं खासतौर पर जिनका आपने तज़किरा कर दिया, उस बाजार में टाइगर्स फोर्स को नजर आना था। मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद कराना था। ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर जो सूरत हाल थी, या ग्रोसरी स्टोर्स पर जो बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके बाहर इनकी ड्यूटियां लगी। लेकिन अब कम अज कम मैंने तो पर्सनली काफ़ी मार्केट्स में देखा, पैकेजेस भी बनाए, आपको कुछ नहीं कहीं पर नजर आ जाए, लेकिन नजर नहीं है। सही। अच्छा, अब बगैर इजाजत प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पर भी पाबंदी लगाई गई है। अब ये सिलसिला भी खुलेआम जारी है। बहुत सारे ऐप्स बनाकर जो है प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अब मुझे सिर्फ बता दें, ये मेरे ख्याल से एक बहुत सेंसिटिव मरहला है, इसको हमें प्रॉपर इस पर कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए ना। ये बहसियत कौम एक अलमिया है, बिल्कुल ऐसे और ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप पे अजाब भी आ रहे हैं, और लेकिन हम ये चीजें भूल जाते हैं। और प्लाज्मा के हवाले से वो आज डॉक्टर जावेद अकरम साहब का मैं देख रहा हूँ स्टेटमेंट आई हुई है कि मुकम्मल इलाज नहीं है लेकिन हेल्पफुल है। बिल्कुल ऐसे ही एक इसको जो आप ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग प्लाज्मा जो है वो बहुत ज्यादा पैसों में फरोख्त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है जो एक्टेमरा ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। एक्टेमरा में भी यही कहा जा रहा है कि इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिव मेडिसिन है जिससे आपको कुछ फायदा हो सकता है, और पेशेंट्स को हुआ भी है। हमारे प्रोड्यूसर थे असद, उन्होंने एक डॉक्टर साहब को दिया और वेंटिलेटर पे थे, और उसके बाद वो सेहतयाब भी हुए। तो ये एक ऐसी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मुकम्मल इलाज तो अभी आया नहीं कोविड-19 का, तो जब आएगा तब की बात है, लेकिन जो उसके लिए मय्यज लिए जा रहे हैं उस पर इस तरह की खबरें सुन के दिल तकलीफ होती है कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। और प्लाज्मा की 5-5 लाख में फ़रोख्त की खबरें, ये इसको एक अलमिया से ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है कि ऐप्स बन गई हुई हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, और फिर अब पिटिशंस भी आ गई हैं। यानी ये मामला भी हम उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह से हम अपने जो सियासी इश्यूज़ को ट्रीट करते हैं। कोई गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट कम नहीं किया तो हमने पिटिशन कर दी, इसी तरह से अब मतलब इसमें क्या ज्यादा इसमें यही कहा जा सकता है कि ऐसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे है। और हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा किसी की जान बचाना जो है वो एक बहुत बड़ा अमल है, और अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बना दिया तो इससे देखिए 65,000 के करीब पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं। अगर वो 65,000 में से 50,000 भी अपना प्लाज्मा डोनेट करें तो आपका आज की जो पेशेंट्स की रेशो है पूरे पाकिस्तान में वो खत्म हो जाएगी। पेशेंट्स नहीं होंगे और सेहतयाब भी हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि कोविड-19
कैजुअलिटीज से जान छुड़वाने के लिए, निजात हासिल करने के लिए हम कोई ऐसा मुस्बत इकदाम करें जिससे फ़ायदा हो, लेकिन इस तरह की खबरें सुन के बिल्कुल आपने सही कहा। साहब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल करना है, अमवात बढ़ती चली जा रही हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से शो में खुशामदीद कहेंगे। शहर में कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ में आपको बताती चलूं कि 11 अमवात कोरोना की वजह से हुई हैं और मरीज 34,000 से तजावुज़ कर गए हैं, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सा ऐसा रास्ता निकलेगा कि लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे। जल्दी तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों साइड ना तो आवाम ताउन कर रही है, ना तो हुकूमती पॉलिसी हमें कहीं पर आवाम की फेवर में नजर आ रही है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, डे फर्स्ट से हम यही रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और बारहा इस पे प्रोग्राम्स हो चुके हैं कि एहतियात, और अब देखिए हजूर की हदीस है कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। अब आप इससे ज़्यादा आगे क्या जाएंगे? अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो फिर इसका मतलब है आप दावत दे रहे हैं खुद से ही। और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 556 हमारे जो शहरी हैं लाहौर शहर के, वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी फैमिली या दोस्त अहबाब में से किसी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है ना कि वी आर ब्लेस्ड, अभी भी हमारे यहाँ तादाद वो नहीं है। मुझे अब ये स्टेटमेंट भी शदीद किस्म की बुरी लगने लग गई है कि हम स्टेटमेंट है, क्या बात कर रही हैं आप? हर कोई कह रहा है कि अभी हम उस तादाद पे नहीं पहुंचे जिस तरह से दूसरे ममालिक में हलाकतों की तादाद है। खुदारा इस चीज से बाहर निकल आए। एक तो आपके हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आपके ओपीडीज बंद हैं, आपके पेशेंट्स, और अब आपको अभी हम 1-2 रोज में डेटा शेयर करेंगे कि ये 556 की जो तादाद है ये तो कोविड में डाला गया ना इनको, और इसके अलावा जो अमवात हो रही हैं घरों में जो लोग जो जान की बाजी हार रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते, और उनको कोई हॉस्पिटल उनको बहुत बड़ी तादाद में लोग खौफजदा होकर अस्पतालों की सिचुएशन से वो आ ही नहीं रहे हैं अस्पतालों में। ये सूरत हाल इंतहाई खराब है और मजीद खराबी की तरफ जा रही है। तो ऐसे में कहना कि वी आर ब्लेस्ड, मैं नहीं समझता कि ये कोई बेहतर स्टेटमेंट है। इसमें बस अल्लाह से पनाह मांगे और इससे अल्लाह ताला निजात दिलाए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अल्लाह ही इसको रोक सकता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सब चारे करके देख लिए पूरी दुनिया ने सरेंडर कर दिया। हम क्या चीज़ है? बिल्कुल ऐसे ताकतवर मुल्क इसके आगे कुछ नहीं कर सके हैं। हर जगह पे कैजुअलिटीज़ की जो तादाद है आप वो देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना ये मौलिक वायरस है। मुझे तो अब इस बात पे भी हैरत होती है कि 3% या 4% की जो रेशो बताते थे पहले 2%, बल्कि प्राइम मिनिस्टर में तो 2.5 और 1.5 का भी जिक्र किया था, लेकिन इसकी जो रेशो है मुझे तो लगता है ज़्यादा है। और सबसे खौफनाक बात कि इलाज की गर्ज से जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते और घरों में जानों की बाजी हार रहे, उनके बारे में भी सोचना होगा। और अभी भी अगर हमारे जो एटीट्यूड तब्दील ना हुए तो फिर ऑब्वियसली इसके अलावा इसमें, क्योंकि अब इसकी ऑप्शन कोई नहीं है और इसका सब इन्हसार जो है वो हमारे रवैयों पर है कि हम किस तरह से बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है कि अब जिस तरह तादाद बढ़ी है, जिस तरह कैजुअलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, अब हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अब हमें इसके साथ जीना है। लेकिन हम इसके साथ कैसे जी सकते हैं? जब हम अपने रवैयों को चेंज करेंगे, हम टोटली अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर बाहर आ जा रहे हैं, ज़रूरी है आना जाना, किस तरह आ जा रहे हैं? आप लोग भी फील्ड में जाते हैं, हम लोग भी घरों से बाहर निकलते हैं, कुछ उसका प्रॉपर SOP होते हैं, कुछ तरीकेकार होता है जिसको आपने फॉलो करना है। अदर देन आपके पास केसेस इस तरह से बढ़ते रहेंगे, अस्पतालों में ऑलरेडी जगह नहीं है और इसी तरह से हलाकतें होती रहेंगी। क्या कहेंगे राव साहब? देखिए, इसमें हलाकतें तो होंगी जब ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं किया जाएगा, तो फिर इस तरह की सूरत हाल का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर जनाजे तो उठाने पड़ेंगे अगर बाज नहीं आएंगे। तो अब ये मोहलक वायरस है, इससे बचाव का बचाव का एक ही रास्ता है। और कुछ राव साहब लोग ना इस चीज से भी रिलैक्स हो गए हैं कि आपके पास जो है वो प्लाज्मा की ऑप्शन है, आपके पास एक्टेम्बरा की ऑप्शन है। लेकिन मैं इस खबर से ढूंढना पड़ता है ना, तो फिर पता चलता है। हर रोज हमें मैसेजेस भी आते हैं। लेकिन मैं एक चीज से बहुत परेशान हूँ। यहाँ पर ये कह दिया गया है, हमारे पास खबर है जी, प्लाज्मा और एक्टेम्बरा कोरोना का इलाज नहीं, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से ये कहा गया है।
तो मुझे बताइएगा, ये इलाज नहीं है, हम ये भी अपने नाज़रीन को रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके ये हेल्पफुल होता है, जिंदगी बचाने के लिए काम आ जाता है, लेकिन अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं ना कि इसका मुकम्मल इलाज है, वो लोग खास तौर पे जो कि बहुत ज्यादा पैसों में अब इसको फरोख्त करने लग गए, कैमरा की आपको ब्लैक में फरोख्त नजर आ रही है, तो इलाज ये भी नहीं है इसका। ये आप जो है चीज इसको याद रखें, इसका कोई ऐसा उस तरह से फायदा नहीं है कि आप इसको ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहीं ना कहीं किसी एक मरीज पे इसका नतीजा जो है वो हम देखते हैं हेल्पफुल होता है, मुकम्मल इलाज इसमें नहीं है। इसके तजर्बात कराची में भी हुए हैं और लाहौर में भी, और पेशेंट्स रिकवर हुए हैं, लेकिन इसको मुकम्मल इलाज कहना, ऑब्वियसली हम जो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं उसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें कैप्टन रायड उस्मान की भी स्टेटमेंट है कि वबा कब तक जो इलाज है वो दरियाफ्त नहीं हुआ, और बिल्कुल ठीक है, अगर दरियाफ्त जिस दिन हो जाएगा उस दिन सबको ऑब्वियसली पता चलेगा। बट इस पे मैं ये कहूँगा कि प्लाज्मा के हवाले से तो कम से कम जो रवैया इख्तियार किया गया है पिछले 15-20 दिनों में, जिस तरह की स्टोरीज हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि फ़रोख्त के मामला जो हैं वो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वेबसाइट्स बन गई हैं, तो खुदारा इससे निकल आएँ। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से वो अगर उनको किसी प्लाज्मा की ज़रूरत पड़े और फिर ना मिले तो फिर ही उनको अदराक होगा इसका, इसके अलावा नहीं है। हर रोज़ लोग ज़िंदगी की बाजी महज इसी वजह से हार रहे हैं कि उनको कोई सपोर्टिव जो मेडिसिन है वो भी दरकार नहीं है। ऐसे कह रहा हूं। अभी हमें ज्वाइन किया है वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आम लोगों ने अपना अब ये माइंड बना लिया था कि प्लाज्मा जो है उससे या फिर एक्टेम्बरा से जान बचाई जा सकती है, ये कोरोना का इलाज हो सकते हैं, एक तरफ ये, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कोरोना का गेंठिया की दवा से इलाज जो है वो भी करने के बारे में सोचा जा रहा है, इस पर ट्रायल शुरू करने का फैसला किया गया है। इन दोनों चीजों को आप जरा एलेबोरेट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त तक आज तक कोविड-19 से जो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ 7 से 10% लोग हैं, और जो जिनकी तशवीशनाक हालत हो जाती है, और उनको बचाने की सारी जस्तजू है। जस्तजू तो इस चीज की भी है कि कोरोना हो ही ना, और लेकिन ना इसकी अभी मुअस्सर कोई हिकमत अमली हमारे सामने आई है, ना वैक्सीनेशन की सूरत में आई है, ना कोई ऐसी आई है कि कोई एनवायरनमेंट में हम चेंजेस ला सकें, गर्मी कर दें, सर्दी कर दें। तो ये वायरस तो ऐसा कोई भी हमें और ब्रेक थ्रू नहीं मिला। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में भी हम ट्रायल कर रहे हैं, जिसका नाम प्रोटेक्ट ट्रायल है, बहुत बड़ा ट्रायल है, 9500। वहाँ हमारी जस्तजू है कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज से ही ये रिवर्स हो जाए और ये क्रिटिकल डिजीज की तरफ नहीं जाए। लेकिन वहाँ भी अभी ये तजर्बाती है, और हमने कौम से वादा किया है, पूरी दुनिया से वादा किया है, क्योंकि उस पर पूरी दुनिया देख रही है कि वो 6 आर्म्स हैं, हमारे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट आर्म्स हैं, और उनका हम इंटरम एनालिसिस, फाइनल एनालिसिस नहीं, वो इंशाल्लाह जुलाई में हम करने जा रहे हैं। तो उससे ये पहली स्टडी होगी दुनिया में, इतनी बड़ी स्टडी कि जिसका हमें इंटरम एनालिसिस देंगे कि क्या मुअस्सर हिकमत अमली हो रही है कि जो माइल्ड और मॉडरेट डिजीज, जो सीवियर डिजीज हैं, इसमें हमारे इस वक्त 9 ट्रायल्स चल रहे हैं। एक जो आप प्लाज्मा थेरेपी का आपने कहा, और एक जो आप कह रहे हैं कि कॉल्चिसिन का शायद आप जिक्र कर रहे हैं, वो अभी चलना है, वो अभी अप्रूवल्स की स्टेज पे है। तो जहाँ तक प्लाज्मा का तल्लक है, ये जाहिर है हमें शुरू किए हुए तो तकरीबन 3 माह हो गए हैं, और हम कोई 350 के करीब पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। लेकिन ये फिर भी अभी भी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी रहती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन बन गई है या ये मस्त है। इसमें अब प्रॉब्लम यह है कि देखें, अगर इसका इलाज निकल आएगा और समझ लग जाएगी इलाज मुस्तनद इलाज एविडेंस बेस्ड, तो फिर तो ये टाइफाइड और मलेरिया की तरह हो जाएगा, फिर इसका खौफ खत्म हो जाएगा। खौफ रिश्तेदारों को, बेटों को, बाप को, अपने बेटे को बचाने के लिए इसलिए है कि उसको कुछ और मुस्तनद चीज नजर नहीं आ रही, तो वो चाह रहा है कि मैं जो भी वो अब डेस्परेशन में इस पेशेंट पे जो वेंटिलेटर पे जाने के करीब है या खुदा न खास्ता जा चुका है, इसके लिए जो वो कर सकता है करे। तो उसकी समझ में ये आता है कि शायद प्लाज्मा इसमें से वो मुस्तफीद हो जाए, जैसे कि आपके सिटी 42 के ही रिपोर्टर ने फ्रॉम मुल्तान, वो रमजान में आया था और वो पहला बच्चा बन गया था जिसने प्लाज्मा डोनेट किया था, और
मेरे कहने पे वो उसी वक्त रमज़ान में आया और करके गया। तो उसके बाद जाहिर है सिटी 42 ने और आपके चैनल्स ने बहुत ज़्यादा इसकी पजीराई की कि एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हम नहीं कह सकते कि ये 100% क्योर है एट ऑल। तो ये सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो आपका जिस्म जो वायरस एंटर होती है वो बनाती है, कई लोगों में वो कम बनती हैं और वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। तो वो भाई या बहन जो रिकवर हो चुके हैं 15 रोज पहले, वो हर 15 दिन बाद ये प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं आके, और ये असिस्ट करती है उनको रिकवरी पे। तो ये प्लाज्मा थेरेपी कोई अभी इजाद नहीं हुई है, पिछले 30 से 35 साल से तो मैं पाकिस्तान और दीगर ममालिक में गुइलेन-बेरी, मार्सिनिया ग्रेविस बहुत सारी ट्रीटमेंट्स में आईपीपी में यूज कर रहा था। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, एक और नई चीज जो अभी हमने देखी है उसका मकसद क्या है, उसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं, मैं उसमें भी आपकी रहनुमाई चाहूंगी। सीवरेज में कोरोना की मौजूदगी के लिए स्टडी शुरू करने का ऐलान किया गया है, इस बारे में भी बताइएगा इसका मकसद क्या है और ये जो स्टडी की जा रही है इससे क्या नताइज हासिल हो सकते हैं? देखिए, ये जो वायरस है हमें क्योंकि हम RT-PCR कर रहे हैं बहुत देर से, और हमारा मकसद मेनली RT-PCR करना, लोगों को मदद भी करना था, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था यूनिवर्सिटी हमारा रिसर्च था। तो हम इसकी म्यूटेशन पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारा म्यूटेशन ब्राउजर मौजूद है जो डाउनलोड करके आपके नाज़रीन देख सकते हैं कि कितनी म्यूटेशन पाकिस्तान में और दुनिया में हो रही हैं। तो उसके अलावा फिर हमने इसको टेस्ट किया आंखों में के जो आंसू हैं उनमें, तो उनमें भी ये वायरस पॉजिटिव पाई गई। फिर हमने देखा यूरिन में भी आई गई, और फिर हमने स्टूल्स में देखा, और स्टूल्स में हमने देखा जो खासी अच्छी बड़ी क्वांटिटीज में आती है ये। और इवन जब आपका RT-PCR नेज़ोफेरिंजियल स्वाब से नेगेटिव भी हो जाता है, ये कई दफा 2 से 4 हफ्ते तक आती रहती है और अच्छी क्वांटिटीज में आती है। अब इसको हमने करने नहीं जा रहे, हमने शुरू कर दिया। हमने कुछ घराने ऐसे देखे जहाँ पे आपके 90% बच्चे या नौकर या मालिकान ये पॉजिटिव हुए थे। कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ एक हुआ या एक भी नहीं हुआ, तो साथ साथ रह रहे हैं। तो उन 2 घरों को कैंट में हमने कंपेयर किया, तो ऑब्वियसली उसमें वायरल लोड का बेइंतहा डिफरेंस आया। फिर इसको हमने गली की स्ट्रीट के लेवल पे किया। फिर अब हम इसको पूरे सेक्टर के लेवल पे कर रहे हैं, या हम इस तरह के जो DHA में फेज 1, 2, 3 में और 4 में जो घर हैं उनके जो आगे B ब्लॉक है या A ब्लॉक है उसको कंपेयर करने के लिए। इसका मकसद ये है कि इसमें गवर्नमेंट को बहुत फायदा होगा ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पे ट्रांसमिशन ज्यादा हो रही है और कहाँ पे उनको जो सिलेक्टेड लॉकडाउन है एविडेंस बेस्ड करना है। क्योंकि आपके कैमराज ने ही दिखाया कि बहुत सारे लोग अपने रिपोर्टें लगा रहे थे कि हम तो नेगेटिव हो चुके हैं, अब हमें क्यों इस अजाब से गुजारा जा रहा है, दूसरे मरले को करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास एक एविडेंस आ जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर A ब्लॉक में हमने किया DHA के और हमें एक सर्टन 2000 कॉपीज पर ml मिली, और आज से हफ्ता बाद किया तो वो 10,000 रह गई, तो इसका मतलब है आपका लॉकडाउन का फायदा हो रहा है उसी सेक्टर में। अगर वो बढ़ गई खुदा ना खास्ता तो फिर इसका मतलब है वो फायदा नहीं हो रहा। तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको टोटल एक सिटी का वायरल लोड मिल जाएगा, और इस तरह आप कंपैरेटिव ट्रेजेक्टरी बना सकते हैं। क्योंकि हम जो एंड ऑफ द डे हम जो करना चाह रहे हैं, हम R फैक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। R फैक्टर इज रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो इस वक्त लाहौर में अनफॉर्चुनेटली 2 से ज्यादा है, उसको होना 1 से कम चाहिए दुनिया में हर सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से एलेबोरेट किया, मेरे ख्याल से ये जो बहुत जबरदस्त इकदाम उठाया जा रहा है, लोगों को भी इस बारे में बताना बहुत जरूरी था। और डॉक्टर साहब ने जिस तरह बता दिया, मेरे ख्याल से इसके बाद चीजें ऑब्वियसली वायरस की मौजूदगी, चूंकि पोलियो वायरस आपके सीवरेज से मिलता है, तो इससे अगर आप पे नई स्टडी शुरू की जा रही है तो बिल्कुल ऐसे ये कुछ नई चीजें हैं। और सब ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आके हम इसको डिस्कस करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और अब आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि एक थे और एक रहेंगे, गलत फहमियाँ पैदा करने वालों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। राव साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, गलत फहमियाँ साजिशें जो हैं उनको गलत फहमी कहा जा रहा है, और जाहिर है
आप का जो एक ग्रुप नाराज़ है, जब आप अपने लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप को इस तरह की स्टेटमेंट्स, सीएम साहब तो उसको साजिश का नाम दे रहे हैं कि ये वो खबरें होती हैं जिनका सीएम साहब को पता भी नहीं होता और ये अखबारात की जीनत बन जाती हैं। माजी के यही प्रैक्टिस रही है, इसीलिए शायद उन्होंने साजिश का नाम दिया। और साजिश, अब देखिए साजिश क्या, जो आप अगर किसी की बात नहीं सुनते, अपने मुंतखब नुमाइंदों की बात नहीं सुनते, तो वो किसी महफिल में, निजी महफिल में अगर आपके हवाले से बात करेंगे, आपके रवैया की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर आप इसको साजिश कहेंगे। नहीं, ये साजिश बिल्कुल नहीं है। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, मुंतखब अवामी नुमाइंदे, उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, लोगों की वाबस्तगियाँ उनके साथ होती हैं। लोगों ने मुख्तलिफ अमूर हैं, लोग उनसे ये नहीं कहते कि हमें दो वक्त का खाना दें, उनके पास यही काम जाते हैं, सीवरेज वाटर सप्लाई और ये गलियों की तामीर और ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इसी तरह के काम ही जाते हैं। और जब ये काम अवामी नुमाइंदे नहीं करवाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो अपना जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, ऑफिशियल मीटिंग्स में नहीं तो फिर निजी मीटिंग्स में इस तरह की बातें तो होंगी। और एक ग्रुप जो है वो बजाय इसके कि आप उनसे बात करें, इस तरह की स्टेटमेंट्स जब भी आती हैं तो ये मजाक से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। साजिश आपके खिलाफ किसने करनी है? आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि राव साहब, मैं कारकर्दगी तरफ आने वाली हूँ। वजीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि आवाम की खिदमत हम मिलकर करते रहेंगे और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप पर उन्होंने इजहार इत्मीनान भी किया है। ये कौन सी वर्किंग रिलेशनशिप की बात हो रही है? देखिए, जब अपने छोड़ते जाते हैं तो फिर पराए भी बड़े अच्छे लगते हैं, ये वो वाली बात है। अब यही ओपोजिशन थी जिससे मिलना गवारा नहीं करते थे, और उसके बाद फिर अब देखिए जो काफली का इत्तेहाद है, बारहा चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से, जो कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो कह चुके हैं कि इत्तेहाद कायम रहेगा, लेकिन कायम रहेगा इस शर्त पे कि कम अज़ कम उनके जो अज़ला हैं, 2 या 4 अज़ला की जो बात की जाती थी, उस हवाले से कम अज़ कम वहाँ पर तो काम हो। अब बात वही है, आपकी एलाइज हों या आपकी पार्टी के अरकान असम्बली हों, बात यह है कि उनको उनके लोगों के पास जब आना है, उन्होंने काम करवाने, तो उनको काम से गर्ज है। उनका वोट बैंक तभी मैच्योर होगा कि वो किसी के काम आएंगे, किसी का काम करवाएंगे, कोई सड़क बनवाएंगे, कहीं पर पाइपलाइन बिछवाएंगे, कहीं पर जो लेस्को की लाइन या ये वापडा जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बिजली पहुंचाएंगे, तो तभी उनको लोग आइंदा उनको वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी होती है कि यहाँ पर चूंकि जो व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल है, एक गुड गवर्नेंस मॉडल होता है, एक व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल होता है, तो गुड गवर्नेंस मॉडल को पीछे छोड़कर व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल के हवाले से जो सारी चीज़ें की जाती हैं, तो इसी वजह से अपने भी नाराज़ होते हैं, फिर इत्तेहादी भी नाराज़ होते हैं। अब अल्लाह करे कि कल के जो टिकट्स चल रहे हैं, 500 बिस्तरों का मदर एंड चाइल्ड गुजरात में हॉस्पिटल, जिसकी के ज़रूरत है, ऑब्वियसली ज़रूरत है, तो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ये कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर ने ना सिर्फ ये अप्रूव किया, बल्कि ये साथ में ये भी की कि साजिश करने वाले जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे। चले हम तो साजिश तो आपकी कारकर्दगी देखिए, आपकी कारकर्दगी ही जो अगर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो आपको वो साजिश लगेगा। आपने लाहौर शहर की सिर्फ बात मैं आने लगी इसी खबर, आपने कारकर्दगी की बात की, शहर लाहौर की बात की, तो नाकिस हिकमत अमली और हुक्काम की अदम दिलचस्पी, कारपोरेशन की 249 तरक्याती के 1 अरब और 1 अरब 94 करोड़ इस्तेमाल करने में नाकाम है। मुझे बताइएगा इसकी खबर की डिटेल्स क्या है? देखिए, गुज़िश्ता जो अब रमा माली साल, जो कि 10 रोज़ में ये माली साल ख़त्म हो जाएगा, माली साल 2019 और 20, इसमें 1 अरब और 94 करोड़ रुपए डेवलपमेंट का बजट था जो रखा गया पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के की जो स्कीम्स थी, 249 स्कीम, जो कि फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये स्कीमें वो नहीं है जो कहीं से चीफ ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैप्टन टेड सैफ अंजम गुजरे तो उन्होंने कहा ये सड़क बनानी है। ये वो स्कीम्स नहीं है, ये स्कीम्स वो हैं जो अरकाने असम्बली की जानिब से, बल्कि मुझे याद है
कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हलके की जो स्कीम्स थी वो बजरिया जो पीएम पोर्टल है उसके जरिए निशानदेही करवाई गई, उसके जरिए एस्टीमेट बनवाए गए। वहां पर लोगों से एप्लीकेशंस दिलवाई गई कि आपकी गली का इशू है, वो आपकी स्कीम है, सीवरेज की स्कीम है या वाटर सप्लाई की स्कीम है, वो वहां से लोगों से एप्लीकेशन दिलवाई गई और फिर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने उस पर काम किया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आजकल कमिश्नर लाहौर जो हैं वो बहुत बिजी हैं और कमिश्नर लाहौर के पास ही वही एडमिनिस्ट्रेटर है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, और आपको हैरानगी होगी कि 1 अरब 94 करोड़ में से कल जब मैंने फिगर्स देखे तो महज 40 या 50 लाख रुपए की सिर्फ अदायगियां हुई हैं, जबकि 40 करोड़ की स्कीम्स के हवाले से टेंडरिंग का अमल मुकम्मल हो गया हुआ है। अब देखिए जून गुजर गया, अब क्या फायदा? अब आपने अगला बजट प्रिपेयर करना है, यानी पूरा साल तो आपने गुजार दिया, उसके अलावा 2 साल से वैसे ही नहीं। तो कारकर्दगी की सूरत हाल ये है कि कारकर्दगी हर लेवल पे हिट हो रही है, और ख़ास तौर पर जब किसी डिपार्टमेंट का कोई सरबरा अगर मुसलसल नज़रअंदाज करता रहेगा अपने इदारे के इश्यूज़ को, तो फिर इसी तरह की सूरत हाल होगी और ये बजट बचा रहेगा। को हमेशा ये करते हैं कि गफलत और हिकमत अमली, नाकत अमली, उस वजह से हम ये सब चीजें भुगतते रहेंगे। एग्जैक्टली भुगतना पड़ेंगी। जब आपका देखिए पहले हम सुनते होते थे कंटेनर पे कि कप्तान अगर ठीक होगा तो टीम को खिला भी लेगा, टीम को लड़वा भी लेगा। अब कप्तान तो ठीक है, क्या बाकी टीम को क्या हो गया? बिल्कुल ऐसे ही है। वसीम अकरम प्लस को क्या हो गया? कभी कोई पूछेगा कि ये जो सूरत हाल का सामना है ये क्यों है? ना कोई पूछेगा और ना ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। अभी आप लाइन पे ले लें, हमारे रिपोर्टर अली रामे हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट्स की बता देंगे आपको कि किस डिपार्टमेंट के पास कितना डेवलपमेंट का यही वजह है ना कोई पूछता है और इसीलिए सबके सब एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हमें किसी ने पूछना नहीं। 2-2 साल पहले अप्रूव्ड हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर को शुरू करने में जब आप 2 साल लगाएंगे तो फिर इसी तरह के उनकी लागत हम बताएंगे कि इतनी थी, अब यहाँ पर पहुंच गई है और फिर वो मंसूबे ठप होकर रह जाते हैं। हमारे यहाँ मंसूबों का मुस्तकबिल सिर्फ ये है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और मॉनसून की आमद है और मॉनसून से कबल हम देखते हैं कि तैयारियों के दावे बहुत किए जाते हैं। हमेशा ये कहा जाता है जी मॉनसून से पहले प्लानिंग कर ली गई है, बरसाती नालों की सफाई की जा रही है और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। राव साहब तैयारियां कहाँ तक हैं? हंगामी दौरों तक, हंगामी दौरे। लेकिन मुझे इस दफा तो कोई हंगामी दौरे भी नजर नहीं। अच्छा नहीं, ऐसे है कि इस मरतबा सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। माजी में जो हम देखते थे वो प्रैक्टिस ये रही है कि प्री मूनसून से कबल यानी जून से एंड ऑफ मई में जो ड्रेन्स थी, बड़ी बड़ी ड्रेन्स, उनकी सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता था। और इस मरतबा आई डोंट नो कि क्या पॉलिसी है वासा की, और या फिर जब पानी पुलों से गुजरेगा उस वक्त इनकी जो इनकी नींद ख़त्म होगी। शायद ख्वाब गफलत में इस वक्त, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, शायद इसी वजह से ये सूरत हाल है। और बाद में जब होगा, लेकिन बहरहाल ये अभी से तैयारी करना होगी। ये कल की रिपोर्ट है, वकार गुमन ने ये स्टोरी किया, और ये तमाम ड्रेन्स की जो फुटेजेस हैं वो काफ़ी हैं, वो उस पर बोलने की ज़रूरत ही शायद नहीं है, वो फुटेजेस ही काफ़ी हैं। और अगर वासा वो देखती है या हुक्काम बाला या वज़ीर बल्दियात, चूँकि देखिए बल्दियात की जो मिनिस्ट्री है वो खुद चीफ मिनिस्टर के पास है, और हमेशा से हमने ये प्रैक्टिस देखी है कि वज़ीर बल्दियात लीड करते हैं तमाम शहरों में, बिल्कुल। और वज़ीर बल्दियात ड्रेन्स की सफाई करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है वज़ीर बल्दियात को याद ही नहीं है कि वो उनके पास ये मिनिस्ट्री है। अब उनकी डायरेक्शंस पे ये सारे काम होते हैं, अल्लाह जाने। अच्छा राव साहब, इस खबर में कम अज कम बतौर, मैं समझता हूँ कि कम अज कम अगर बतौर मिनिस्टर वसीम अकरम प्लस को देखा जाए तो उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी डायरेक्शन पास करते हैं। लेकिन शायद नालों की सफाई के लिए भी कहीं से डायरेक्शन लेने की जरूरत है। मैं ये जिक्र करना चाह रही हूँ, सतुकतला ड्रेन है, शंघाई पुल है, और इसके साथ सारी ड्रेन, बिल्कुल गुलशन एरावी, अब ये चीजें मेंशन है, इस पे इंतजार किस चीज का? बिल्कुल हम दिखा भी रहे हैं जो हालात सारे ओवरफ्लो करते हैं, ये सारी ड्रेन ओवरफ्लो करती हैं। और उस वक्त जब मसाइल बढ़ते हैं और फिर आप इकदाम करें तो फिर फायदा कोई नहीं। जब नुकसान आप कर जाएंगे लोगों का
तो फिर अगर आप कोई इकदाम करते हैं या लेकिन अभी आप पूछ लें, उन्होंने कहना है जी उनकी तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल है, इस पे काम किया जा रहा है और में तो सब कुछ मुकम्मल है। आपके पास बल्दियात का देखिए फुल फ्लेज, आपको पता है कि सबसे बड़ी जो मिनिस्ट्री है वो वजारत खजाना के बाद, और ये मिनिस्ट्री है जिसके अंडर सारी चीज़ें हैं जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो इसी बल्दियात की मिनिस्ट्री के अंडर हैं, जिसमें आपकी सफाई की कंपनी है, पार्किंग कंपनीज है, कैटल मार्केट कंपनीज हैं, मतलब डजन्स ऑफ कंपनीज जो आपने बनाई हुई सारी लोकल गवर्नमेंट के नीचे हैं। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट की सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। तो प्लानिंग की सूरत जैसा वजीर होगा वैसा ही महकमा। मुझे एक और खबर जरूर डिस्कस करनी है, और क्योंकि लोग इस बारे में बात पूछ रहे हैं। जब चीफ मिनिस्टर की बात आती है तो फिर आप भागती हैं कि चीफ मिनिस्टर के मुताल्लिक बात ना हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। ये अजीब है, नालों की सफाई नहीं चाहती आप हो। नहीं, आप अगली खबर पे चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर लें। अगली खबर पे आ जाते हैं। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां कैसे लगाएं, हुकूमत ने इसके लिए सर जोड़ लिए हैं। जी राव साहब, देख एक संजीदा मसला है, इस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने तजावीज भी मांग ली हैं, अब बात कर सकते हैं। अब इस पे देखिए अच्छी बात है, कबल अज वक्त कोई काम अगर शुरू किया है। मैं वैसे कल ये कोशिश करता रहा कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से या बात हो, कमिश्नर साहब से एटलीस्ट बात हो कि लाहौर शहर में मंडियां लगनी है या नहीं लगनी, तो इस पर कोई खैर रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि बड़े साहब ने अभी फैसला करना है जो कि वजीर बल्दियात भी हैं। अब ये काम भी उन्हीं का है, ये मंडियां भी उन्हीं ने लगवानी है, बल्दियात की मिनिस्ट्री। और ये एक बड़ा सवाल है, हर दूसरा बंदा ये पूछ रहा है, क्योंकि सब लोग प्लान करें ना कि अब उन्होंने किस तरह से खरीदारी करनी है। इसमें एक हाई फाई मीटिंग थी जिसमें आईजी पंजाब साहब की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि अगर मंडियां लगती हैं तो फिर जो ईद उल फितर पर जो सूरत हाल हुई, फिर उस तरह की सूरत हाल आपको बाद में फेस करना पड़ेगी। यानी जो 31 जुलाई या 1 अगस्त की अगर ईद आती है तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपको 15 अगस्त 16 अगस्त तक नजर आएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग पे गौर किया जा रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस ऑनलाइन शॉपिंग? आप ऑनलाइन खरीदारी कर लेंगे? कम अज कम ये इसकी ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए भी नहीं हो सकती कि इसके लिए आपके पास मैकेनिज्म नहीं है। ऑलरेडी फ्रॉड इतना ज्यादा होता है आपके पास, और जानवर भी आपका सस्ता नहीं है, 1200 रुपए का जानवर भी सस्ता नहीं है। आप देखिए 1000 या 2000 का लोन का सूट मंगवाए तो बाद में कुछ और निकल आता है पैकेट में से। ऐसे ही है। जब पेमेंट होती है तो ये 2 लाख का या 4 लाख का बकरा या गाय किस तरह से लेंगे? तो वजीर बल्दियात को कम से कम इस पे जल्दी फैसला करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ऑनलाइन खरीदारी पे तजावीज मांग रहे हैं तो इस तरह से मुस्तनद होंगी, कोई भी इसकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब तक आप इसके प्रॉपर एसओपीज वगैरह नहीं बना देते, ये मुमकिन ही नहीं है कि लोग इस पर जो है वो एतमाद कर सकते हैं। बज़ाहिर तो कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है। थैंक यू सो मच राव साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिए। हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है। अहम खबर है जी हाई कोर्ट से हमारे पास, जहां पर कोरोना मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, और चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस पर समाअत की है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील अवान जवाब समेत अदालत में पेश हुए हैं। हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अब्दुल अजीज अवान पेश हुए। सेक्रेटरी कानून नजीर अहमद गजाना भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। सेक्रेटरी कानून मुतल्लिका फरीक ने ही चीफ सेक्रेटरी ने जाने की इजाजत दे दी। कौन सी अथॉरिटी है जो इस मामले को देख रही है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। सेक्रेटरी कानून मुतल्लिका फरीक नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने जाने की इजाज़त दे दी है। और इसके साथ साथ ये इस्तफसार किया गया है कि कौन सी अथॉरिटी है जो तमाम तर इस मामले को देख रही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी मौजूद है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान ने ये बताया है, और उनकी जानिब से कहा गया अथॉरिटी का सरबराह वजीर जबकि कई इसके मेंबर्स हैं। क्या कोरोना से सेहतयाब होने वालों के प्लाज्मे फरोख्त हो रहे हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया, और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एतराफ़ किया गया कि प्लाज्मे फरोख्त किए जा रहे हैं। कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस केस की समाअत की है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील अवान जवाब समेत पेश हुए हैं, और उनकी जानिब से इस चीज़ का एतराफ़ भी किया गया है कि प्लाज्मा की फरोख्त का सिलसिला जारी है।
जी नाज़रीन, अहम खबर आपने जानी। कुछ मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। एक बड़ा मसला जो कि लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो है लोड शेडिंग का। अब इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपने आगे क्या प्लानिंग कर रखी है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसका सवाल आप कर रहे हैं बार बार, और जवाब ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना आपके मसले का हल जो है वो आपको बताएं कि अब किस तरह से आने वाले टाइम में प्लानिंग की जा रही है लोड शेडिंग से निपटने के लिए, और दीगर कुछ मंसूबे जिस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैं आपसे प्लानिंग जानना चाहूंगी। एक तो कोविड-19 की वजह से हर तरफ एहतियात बरती चली जा रही है, तो एहतियात के साथ साथ ऑब्वियसली काम भी जरूरी है। तो आपके यहाँ किस तरह से एहतियात और काम दोनों किए जा रहे हैं? देखिए जी, ऑफिस में जो हमारा स्केलेटन स्टाफ है ना, वो हम उनको अलाउ किया हुआ है कि वो आएंगे, और जो लोग जिनके पास अपना ऑनलाइन वीडियो लिंक पे कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं, तो उनको हमने अलाउ किया हो कि घरों से भी कर सकते हैं। और स्पेशली हमने तमाम जितने ऑफिस हैं, मेरे डिपार्टमेंट की कंपनीज़ हैं, डिपार्टमेंट है, उनके बाहर वो सैनिटाइज़र, मास्क और थर्मल गन और पूरा वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती है वो उसके SOPs हम सारा कर रहे हैं, काम किया जा रहा है। ठीक। और दूसरी बात, अभी मैं आप कह रही थी कि लोड शेडिंग सच कोई नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ये बेसिकली है लोड मैनेजमेंट, कि जैसे ये पुराना सिस्टम है, अच्छा, इतने सालों का। अब आप यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं 3-3 घंटे मेरे घर लाइट नहीं आ रही तो मैं तो इसको लोड शेडिंग ही कहूंगी ना। मेरी अगर बात मुकम्मल होने देते, ये जो पुराना आपके ग्रिड स्टेशन है ना, वो 30-30, 40-40 साल पुराने के खड़े हुए हैं। उनकी रिवैम्पिंग जो विद द पैसेज ऑफ टाइम करनी चाहिए थी वो भी नहीं की गई। उसकी रिवैम्पिंग के लिए ये एक मंसूबा चल रहा है अच्छा, वर्ल्ड बैंक का। फिर किसकी जिम्मेदारी अच्छा, होती है? और जो लोग नहीं करते, मेरी सुने ना, आप सुने, मैं वही कह रहा हूँ कि 50 साल पुराना सिस्टम है आपका ग्रिड स्टेशन। जैसे लोड ज्यादा होता है तो वो हीटअप हो जाता है, उसको रेस्ट देने के लिए उसको बंद करना पड़ता है। लोड शेडिंग एज सच पूरे पाकिस्तान में नहीं है। उन एरियाज में होती थी पहले, वो भी अब नहीं है, जहां पर बिजली चोरी होती थी, फोर्स्ड लोड शेडिंग होती थी। अब ये जो चीजें हैं, इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक तो एनुअल मेंटेनेंस होती है हमेशा, ये सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है, क्योंकि बिजली बंद करके ही होती है कि एक सिस्टम में एक लाइन में खराबी आती है तो उसके लिए 2-3 साल एडजस्टमेंट पीक टाइम में क्यों की जाती है? उससे पहले क्यों तैयारी नहीं की जाती? देखिए, मैं वही कर रहा हूँ, सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है, इनके रूटीन का मैटर है, कोई वो नया नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि अगर एक लाइन में खराबी आई है तो उसकी सेफ्टी के लिए साथ वाली 2-3 जो चीज़ें हैं ना, उनको भी बंद करना पड़ता है। एज सच लोड शेडिंग नहीं है। और आपको पता होगा कि ये दूसरा हमारी हुकूमत का रमज़ान शरीफ था जो लोड शेडिंग फ्री था। लोड शेडिंग आपको नहीं मिली। उससे पहले आप देख लें कितनी लोड शेडिंग होती थी। अभी हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी, मैं जो रिसेंटली अभी ये 2-3 हफ्ते गुजरे हैं, यहाँ पर हर जगह से लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे कंसेक्टिवली लाइट जा रही है, और कोई प्लान लोड शेडिंग भी नहीं है, एलानिया लोड शेडिंग भी नहीं है। जो लोड शेडिंग होती है वो हमेशा एलानिया होती है। ये जो ट्रिपिंग होती है, लोड मैनेजमेंट होती है, ये वैसे गैर एलानिया होती है। इसका बंदे को टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि अगर ग्रिड वो हीटअप हो गया तो उसके लिए कैसे आपको बता दीजिएगा कि 2 घंटे बाद ये हीटअप हो जाएगा या इसको रेस्ट की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे लोड बढ़ता है उसके ऊपर उसके सारी चीज़ें वो उस पर डिपेंड करती हैं। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि अब तो हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो हम चाह रहे हैं कि लोगों को हम सस्ती बिजली प्रोवाइड करें। उस पर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और जिस तरह हमने अपना एक बना लिया है लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो हम उनका साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, अब लोगों को आदत हो गई थी कि वो बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री, क्योंकि माजी की हुकूमत के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत हद तक लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया था। अब लोग दोबारा से कह रहे हैं कि हम उसी स्टेज पे आ रहे हैं, तो ये क्या ये गलत फहमी? बिल्कुल, मैं आपके इस चैनल के वसातत से बिल्कुल अवाम को, लोगों को ये यकीन दहानी कराता हूँ, लोड शेडिंग ऐसा सच नहीं है, लोड मैनेजमेंट है। ये भी इंशाल्लाह चंद दिनों में इसको हम कवर कर लेंगे। और होता यही है कि जो आपको मैंने बताया कि सिस्टम इतने पुराने हैं जिनकी रिवैम्पिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूरी थी।
अब सारे काम एकदम हमें करने पड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह। लेकिन अख्तर साहब, अब अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुकम्मल, तो मुझे ये बताएगा अब इसमें कुछ नए मंसूबे जो कि आवाम के लिए बनाए गए हैं वो जरूर उनका मैं आपको बताऊं, हमने अभी कोई 7000 के करीब जो प्राइमरी स्कूल हैं वो सोलराइज कर दिए हैं। हमने जो हमारे मिनी हाइडल वाले थे जो 2007 के प्रोजेक्ट कंसीव हुए थे, उनको हमने 2 को चला दिए, 2 अब हमने ये चलाने थे जून में, लेकिन कोविड की वजह से 2-3 महीने का फ़र्क पड़ेगा। 135 मेगावाट का हम तौसा पे उनकी बिडिंग प्रोसेस शायद अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। 135 मेगावाट का हम जो 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एस्को मॉडल पे गवर्नमेंट का 1 रुपया लगाए बगैर हम उनको सोलर पे कर रहे हैं। हम जो 2400 के करीब पंजाब में BHU हैं उनकी वो टेंडरिंग हर शा मुकम्मल हुई है। कोरोना की वजह से 2-3 महीने का गैप आया है, तो इंशाल्लाह वो भी हम करने। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कर रहे हैं, हम हाई स्कूलों को, मॉडल मिडल स्कूलों को, हम जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, ये सारा हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव है। किसी दिन आप एक प्रोग्राम रखें जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे जरूर। अब ये जो अचीवमेंट्स हैं इनका तो आपने जिक्र कर दिया, इनके समरात किस तरह से हासिल होंगे, होना शुरू हो गए हैं क्या? बिल्कुल, देखें हमने डोमेस्टिक सोलर सोल्यूशन हम लोगों को दे रहे हैं कि हम बैंकों को इन्वॉल्व करके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके हम लोगों को कहें कि अपने अपने घरों में सोलर लगाओ, और नेट मीटरिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि जिसके घर सोलर लग जाएगा सिस्टम, तो अगर उसकी बिजली फालतू होगी तो वो सिस्टम में भी शामिल कर सकेगा। हम एग्रीकल्चर में सोलर को प्रमोट कर रहे हैं। देहातों में हमने 2 अभी प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, ये हाइब्रिड सोलर प्लस उसके बायोगैस के। हम इसको अब एक्सटेंड कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने और गांव रखे हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट थे, इंशाल्लाह ये महीने तक उसका भी हो जाएगा। कोविड की वजह से थोड़ा सा हो गया, बाकी फिजिकली ऑन ग्राउंड काम मुकम्मल है। हमारे हाइब्रिड सोलर और प्लस विंड के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोगों को हमारा एक ही मकसद है कि सस्ती बिजली और कंटिन्यूअस बिजली प्रोवाइड करें, और वो हम करने लगे। इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, बिलाशुबा ये अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कायद-ए-आज़म सोलर पावर समेत दीगर 56 जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां थी शहबाज शरीफ के दौर में बनाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ऑपोजिशन पे थी इन पर तनकीद करती थी, अब इन्हीं की तारीफ की जाती है, उसकी क्या वजह है? कोई तारीफ वाली बात नहीं है। जो सोलर पार्क वाली कंपनी है ना, आप देखें कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, उस वक्त ये जो लगाया गया था प्लांट, ये इनका रेट था 18 सेंट पे। अभी हमने 200 मेगावाट के 2 प्लांट, एक लिया और एक हमारा है उधर भावलपुर में जुरलो के नाम से है, हमने वो किए 3.5 सेंट पे। आप देखिए 18 रुपए पे, और फिर हम अभी हमने किया 3.5 पे किया है। तो इतना बड़ा डिफरेंस था, और उस वक्त कौम को ये चूना लगाया गया था। एक ये, दूसरी बात यह कि हमारी एक कंपनी है PPDCL, जो पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी है, जिसके हमारे ये मिनी हाइडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उसके जो नैब के केसेस है, जिसमें अली इमरान साहब अभी भी मफरूर हैं। तो हमारी जो शुरू से हमारा व्यू था, मेरी डिपार्टमेंट की 4 कंपनीज हैं, चारों की चारों नैब ज़दा हैं, उनके जो मुल्ज़मान हैं मफरूर हैं, उनके केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, उनके रिटर्न सबूत हमारे पास पड़े हैं, कुछ लोग इनके अभी जेल में हैं, कुछ की बेल हो गई है। वो मेरी जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे डिपार्टमेंट की, वो इन कंपनीज में बिल्कुल मुजरिम है और उन्होंने बड़ा घपला किया हुआ है। सही। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आवाम के मफाद के लिए बात की जा रही है, मेरे ख्याल से तरजीहात भी यही होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो बार बार ये कहते हैं कि अगर वो भारी भरकम बिल अदा करते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं आसानी होनी चाहिए। मजीद भी हम बात करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे कुछ मंसूबों के हवाले से, डॉक्टर साहब आप कुछ बताना चाह रहे थे? मैं बता रहा था कि पिछले दौर में जो इन्होंने RLNG के मुआहदे किए हैं, जैसे किसी घर में डाका पड़ता है ना, जाते हुए चलो लूट तो जाओ, लेकिन उनके हाथ पाँव भी बांध के गए हुए हैं। वो RLNG के जितने मुआहदे हुए हैं वो अब 2030 और 31 तक हुए हैं। उससे पहले हमने
अगर इनको कोई कौम को सहूलत देना भी चाहेंगे तो हमारे हाथ पांव भी बांध कर गए हैं कि हमें ये उसमें हम इंटरफेयर ना कर सकें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको टेकअप किया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि जिन हुकूमतों के साथ RLNG के मुआहदे इतने महंगे करके गए, आपने भी पिछले दिनों सुना होगा कि इंडिया ने 2.8 सेंट पे किया है, हमारे हुए हुए 9 सेंट पे। अब भी मतलब आज भी वो रेट नहीं है जितने पे ये उस वक्त 4 साल पहले कर गए। और जाते जाते हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट थे, जिसमें हमारे ये सोलर वाले थे, हमारे मिनी हाइडल वाले थे, हमारे ये दूसरे बायोगैस और इस तरह वाले थे, उन पे जाते जाते इवन ये जो हमारे सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी वाले प्रोजेक्ट थे, इन पे जाते जाते इन पे भी 2 साल पहले पाबंदी लगा के गए। चाह रहे हैं कि अगर कुछ मुश्किलात हैं तो वो माजी की हुकूमत की वजह से हैं, आपके हाथ बांध दिए। हाँ, एक हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को वो सहूलत दें जिनमें लोग भी इंडिपेंडेंट हो और सस्ती बिजली उनको मिल सके। हमारा माटो यही है। मैंने तो अपना आके नारा चेंज किया। पहले कहते थे कि बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए, मैं कहता हूं कि बिजली बनाइए अपने लिए कौम के लिए। हर घर से बिजली बनेगी और इंशाल्लाह इसी लाइन पे हम टो करते हुए आप चंद दिनों में इसमें देखेंगे बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। अब इसके लिए जैसे ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो आपने उठाया, अब इसके लिए प्लानिंग उस तरह से करनी चाहिए ना, लोगों को भी बीच में शामिल करना है, आपको प्रॉपर उस चीज की तशहीर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, मैं अभी पिछले हफ्ते फेडरल मिनिस्टर पावर के साथ था, मैंने वहाँ पे एक लाइजोन कमेटी बनवाई है जो नेट मीटरिंग को प्रमोट करने के लिए। पंजाब से भी होगी क्योंकि हमारा जो मेन बल्क है बिजली जितनी मुल्क में बनती है 70% 60 to 70% पंजाब इस्तेमाल करता है। हमारे स्टेक सबसे ज़्यादा है। तो मैंने उनके साथ बैठकर एक मीटिंग की है और एक लाइजोन कमेटी बनवाई है कि हम नेट मीटरिंग को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। अगर हमारे पंजाब की तरफ से कोई इशू आता है तो वो हमारी कमेटी टेकअप करेगी, फेडरल से आता है तो उनके साथ बिठा के हम मामला। फिर दूसरी एक और बात हमने की है कि पोर्टल हमने एनर्जी डिपार्टमेंट का लॉन्च किया, जिसकी हमने इनाग्रेशन कोविड से पहले की थी इसमें लेस्को में, कि अगर किसी आम बंदे को कोई कंप्लेंट है बिजली के हवाले से, वो पोर्टल पे जाए, कंप्लेंट लॉन्च करे और हमारा डिपार्टमेंट उसको हल करा के वापस जवाब देने का पाबंद होगा। आपने कंप्लेंट का जिक्र किया तो एक सबसे बड़ा मसला मेरे जहन में आ गया और वो ये है कि यहाँ पर हम बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने पिछले साल कोई 96 अरब की बिजली चोरी रोकी है। मेरा जो सेक्रेटरी है एनर्जी डिपार्टमेंट का, वो इसका चेयरमैन है। आप देखें कि 96 अरब की बिजली एक साल में हमने चोरी रोकी है और उस पे लगे हुए हैं और काफी सारा लाइन लॉसेस। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हमें जो बिजली चोरी वाले इलाके हैं वहां पर ये देखने में आता है, या तो वहां पर ऑप्शन ये रखी जाती है कि इन इलाकों में लोड शेडिंग की जाएगी, या वहां पर फिर ऑप्शन ये रखी जाती है कि वहां पे लोग जो दूसरे कंज्यूमर हैं उनको बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। देखिए, डिटेक्शन बिलों वाला अब मेरे ख्याल से सिस्टम खत्म हो गया है। अगर कहीं कंप्लेंट है भी सही, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी पोर्टल हमने लॉन्च किया है, उस पर कंप्लेंट दर्ज कराए, अगर डिटेक्शन होगी तो इंशाल्लाह हम उसको ठीक करा के वापस जवाब देने के पाबंद होंगे। हमने देख रहे हैं कि लोगों को जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, हमारी हुकूमत का बेसिक जो मंशूर था वो था भी यही कि आम आदमी को हम रिलीफ दें। तो आम आदमी के रिलीफ के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ये अनलकीली ये कोविड वाला आ गया 2-3-4 महीने का, मतलब मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पूरी दुनिया में आया, कि पाकिस्तान में नहीं आया, तो उसमें पाकिस्तान और पंजाब भी सफर किया। ऑब्वियसली हर जगह पर हम देख रहे हैं कारकर्दगी भी मुतासिर हो रही है इस सूरत हाल की वजह से। कुछ ऑरेंज ट्रेन का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखें, ऑरेंज ट्रेन पे जिस हिसाब से कर्जा लिया गया था, अगर देखें सादा अल्फाज में, हम चलाते हैं तो नुकसान है, नहीं चलाते तो ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, अब चलाते हैं तो बिल तो ज़ाहिर है इतनी गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं है कि आपको इतनी सब्सिडियां देती फिरे। ऐसा तो नहीं अगर ऑरेंज ट्रेन चल जाएगी तो फिर लोड शेडिंग आम सार्फिन के लिए ज़्यादा ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि इन्होंने पहले एडवाइस किया था कि जी 20 रुपए 25 रुपए रखें, तो 5 से 6 अरब रुपया साल की सब्सिडी सिर्फ ऑरेंज ट्रेन पे बनती थी। अगर उसको हम प्रॉपर जो जितना उस पर खर्चा आ रहा है, अगर सब्सिडी थोड़ी बहुत ऐड करके दें तो 250 रुपए की एक टिकट पड़ती है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है, अगर यही मैं 250 रुपए की टिकट तो कोई नहीं अफोर्ड, मैं वही कहता हूँ ना कि आप चलाते हैं तो नुकसान है, नहीं चलाते तो नुकसान है। हम उसको देख रहे हैं कि किस तरह हम इसको इकोनॉमिकल बना सकते हैं। तो हमारे जो पंजाब हुकूमत के, मेरी कल सीएम साहब को हमने ब्रीफिंग देनी है, पंजाब हुकूमत के हमारे अपने एनर्जी प्लाट हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास बिजली है हम उसको व्हीलिंग के ज़रिए उनको बिजली दें, और जो बिजली के बिल हैं कम अज़ कम उसकी मद में हमारी कमी हो और वो हम लोगों को रिलीफ दे सकें।
एक तो ये कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको चलाना तो है कि कौम का पैसा लगा पड़ा है और कौम ने वापस ही करना है, तो चलाना तो है और इंशाल्लाह इसको जल्द चला देंगे। और इसमें जो चीज़ें बिजली वाली हैं और एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा प्रॉपर तरीके से, पिछले हफ्ते हमारी असम्बली में इस पर बहस भी हुई है, बड़ी देर तक चलती रही है, सारे लोगों ने अपने राय दी है और सब्सिडी भी ज़ाहिर देनी है, तो हिसाब किताब करके इंशाल्लाह इसको चलाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये देखें कि ये 27 किलोमीटर पे इन्होंने 300 अरब लगा दिया है, 27 किलोमीटर की बजाय ये 1500 किलोमीटर पेशावर टू कराची चला देते, कोई डबल ट्रैक बना के वो ट्रेन चला देते तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होना था। इन्होंने वही अपने अब ये तो बातें रहेगी। अब जो चीज मौजूद है, कंसर्न ये है कि उस पे भी आवाम का पैसा लगा है, अगर वो प्रॉपर वक्त पे नहीं चलती तो आवाम का वो पैसा जाया हो जाएगा। बिल्कुल, उसकी टेस्ट रन हमारा मुकम्मल हो गया है, लेकिन उसको हम जो रनिंग कास्ट है उसको हम टेकअप किया हुआ है, इंशाल्लाह वो जल्द चला देंगे। सही, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से 2 साल मुकम्मल होने को है आपकी, लेकिन नई स्कीमों के लिए पैसे नहीं रखे गए, उसके बजाय पुरानी 16 स्कीमों के लिए जो है 4 अरब 44 करोड़, जबकि नई स्कीम के लिए सिर्फ 10 करोड़ रखे गए हैं। इसकी क्या खास वजह? देखिए, जो हमारा ADP है ना, पिछले दफा था हमारा 308 अरब का और इस दफ़ा हमने रखा है 313 अरब, 5 अरब फिर भी उसमें ज़्यादा है। लेकिन वो हम ये चाह रहे हैं कि जितनी हमारी ऑन गोइंग स्कीम है, पहले उनको वो जो पैसा लगा हुआ है उसको हम सेव करें और उनको मुकम्मल करें, अगली स्कीमें बाद में शुरू करें। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ADP नहीं घटाया, 5 अरब पिछले साल से भी ज़्यादा है। इसमें एक हमारी चीज़ ये मैं आपको मतलब आवाम को बताने के लिए कि हमने ये नहीं लिखा हुआ कि हमारा 600-700 अरब का ADP है और रिलीज़ होते थे को 40% 30%। हमारी जितनी फिगर्स हैं उतने रिलीज़ भी होते हैं, उतना काम भी होता है। रोड सेक्टर में हमारा बहुत सारा काम हो गया, हमारे 9 बड़े जो है ना अस्पताल, 9 बड़े अस्पताल ऑन ग्राउंड काम शुरू है, जिसमें एक निश्तर का भी है, मियाँ वाली भी है, लिया भी है, बखर भी है, इस तरह MCH सेंटर्स हैं, 9 बड़े अस्पताल और 6 यूनिवर्सिटीज़ का पिछली साल से ही उन पे भी काम जारी है। तो हमने तो वो जो लोगों के फायदे के लिए प्रोजेक्ट है ना वो किया, कोई नीली पीली टैक्सी और ये माल्टा ट्रेन, इन चीज़ों में पैसा हम इंशाल्लाह आवाम का 1-1 रुपया अमानत है और आवाम के मुफाद के लिए लगाएंगे। सही, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि मैं एक बात जो देना चाहता हूँ कि हमारे जो पिछले 3-4 दहाइयाँ थी कौम का जो है ना अखलाकियात भी तबाह की है। अब जो पहले लोग करप्शन करते थे, मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यार जो बंदा करप्शन करता है उनके बच्चों के साथ ना खेलें। हमारी वो सारी इन्होंने कौम का बेड़ा गर्क करते हुए उसका अखलाकियात को भी तबाह किया है। देखिए, हम एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने के नाते, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपके शाना बशाना खड़ा। मैंने आपसे पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि अब आवाम कंपैरिजन कर रही हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब लोड शेडिंग बढ़ेगी, आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा, तो लोग कह रहे हैं कि हम वापस उस टाइम में जा रहे हैं। लोड शेडिंग इंशाल्लाह नहीं होगी, लोड मैनेजमेंट है, ये भी इंशाल्लाह चंद दिनों में इसको हम पूरा कैटर कर लेंगे। जो रीवैम्पिंग है उसका प्रोसेस भी हमारा, ग्रिड की अपग्रेडेशन का वो भी शुरू है। ट्रांसफार्मर्स का इशू है, जैसे जहाँ पहले 100 कनेक्शन होते थे अब उस ट्रांसफार्मर पे 200 कनेक्शन चल रहे हैं, तो उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपकी क़यादत आपने शिकायत पोर्टल बताया, उस पर शिकायत दर्ज करने का तरीकेकार भी बता दे ताकि जिन लोगों को शिकायत हो वो वहां पर। जी, एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, हमारा पोर्टल है कंप्लेंट, तो उस पे अपनी जो शिकायत है वहां पे दर्ज करें। मेरे डिपार्टमेंट का बंदा आपको वापस, हमारी वो टोल फ्री नंबर भी है, वो आपको वापस रिंग भी करेगा और इंशाल्लाह मामला हल करवा के देगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से और लोगों की मुश्किलात हल हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी। सैमसंग गैलेक्सी A80 और इसकी कीमत है 1,14,999 रुपए। नेक्स्ट मोबाइल हुआवे ऑनर 7, 40,000 रुपए में आप ये खरीद सकते हैं। और इसके बाद जी हमारे पास है Oppo F11 और इसकी कीमत है जी 35,999 रुपए।
ऑनर 5C Pro और इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूं 17,299 रुपए में। अगर आप ये खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है आज के भाव। जी तो महंगाई की वजह से सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं, आवाम कहती है कि वो जाएं तो कहां जाएं। मार्केट की सूरत हाल भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली सुबह ही सब लोग प्लान कर लेते हैं कि घर में खाना क्या बनाना है, सब्जी क्या बननी है। तो सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, हसन की तरफ जाएंगे। जी हसन, बताइए सब्जियों की कीमत क्या है? जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और आम आदमी का जीना मुहाल होता जा रहा है। सब्जियां हों, फल हों या मुर्गी का गोश्त या फिर आटा, हर चीज़ की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो प्याज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से प्याज, अगर आलू की बात की जाए तो आलू जो है वो 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन जो है वो 250, जबकि अदरक जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह भिंडी जो है वो 100 रुपये, जबकि काली तोरी जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 80 से 100 में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी निरनामे के मुताबिक सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त की जो फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाए, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में किसी हद तक जो है वो रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल के आप बता रहे थे। लोगों की जानिब से महंगाई की तो बात की जाती है, लेकिन एक रिक्वेस्ट जो कि बार बार लोग करते हैं और वो इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप सरकारी निरखनामा जो कि दीवारों पे सिर्फ आवेजा कर दिया जाता है उस पर अमल दरामद यकीनी बना लें, ताकि जो गवर्नमेंट रेट है उसके मुताबिक लोग अपनी खरीदारी कर सके, सब्जियां खरीद सके, फल खरीद सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता तो कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा और इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ता है। लोग बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंतजामिया अपना काम पूरा करे। आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जिनका एक्चुअली ये काम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, जिनको बार बार ये चीज़ रियलाइज़ भी कराई जाती है, वो कार्रवाई से फोटोशूट की हद तक रहती है। एक दो जगह पे आपने कार्रवाई कर ली और बता दिया, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से अब माफिया को कंट्रोल करने के लिए हैवी जुर्माने करने पड़ेंगे, तभी इसके समरात आवाम तक पहुँच सकते हैं। ये सब्जियों की कीमतें थी, आपने जान ली। मीट रेट्स क्या हैं उसकी तरफ मैं आऊँगी। जेनेट शॉप पर अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी अवेलेबल है 633 रुपए में और बीफ मंस यहां से आपको पर केजी मिलेगा 899 यानी 899 रुपए में। मटन पर केजी यहां पर अवेलेबल है जी 1403 रुपए में। मटन मिंस अवेलेबल है 1449 रुपए में। जी ये तो वो चीजें हैं जो कि आवाम की पहुंच से अब बाहर हो चुके हैं, लेकिन रेट आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको अपडेट्स रहें आप चीज़ों से कि क्या क्या रेट चल रहे हैं। अब चिकन के रेट का मैं जिक्र करना चाहूंगी और चिकन है जिंदा मुर्गी 183 और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक आपको बता रहे हैं। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 265 रुपीज़ में। ये सस्ता तरीन प्रोटीन था जो कि आवाम की पहुंच में था और अनफॉर्चुनेटली माफिया की वजह से अब हम ये भी देख रहे हैं कि आवाम की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। तो किन लोगों की जिम्मेदारी है, ये हम ईद के बाद से सूरत हाल देख रहे हैं, जिस पर हमने बार बार देखा जो एसोसिएशन थी उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, आवाम की मुश्किलात वहीं की वहीं हैं। मियां आस्तम इकबाल साहब के साथ मुज़ाकरात भी हुए और कहा भी गया कि महंगा गोश्त फरोख्त नहीं होगा, लेकिन आज के दिन तक कीमत में कमी नहीं हो रही और आवाम महंगी मुर्गी जो है वो खरीदने पर मजबूर है। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। एग रेट्स की तरफ जाएंगे। एग रेट्स क्या हैं, रिटेल प्राइस का जिक्र कर लेते हैं। 120 रुपीज़ में 120 रुपये में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल का अगर जिक्र करें तो होलसेल पर 118 रुपये दर्जन में अंडे अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही अगर आप जाएंगे गोरमे से खरीदारी के लिए तो यहाँ पर 119 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, सब्जियां, फल और गोश्त किस कीमत पर आप खरीद सकते हैं ये तो सब आपको बता दिया। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो है बचत बाजार। सेल्स का जिक्र करेंगे। ब्रांड है हमारे पास सबसे पहले गुल अहमद, जहां पर आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। यहां पर अप टू 70% ऑफ है। आप यहां से अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद है जी इंजन, अप टू 70% ऑफ है। यहां पर भी आप जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं।
जी, तो सेल्स तो आपको बताते हैं कि आपके लिए आसानी हो जाए, लेकिन आपने अपना ख्याल रखना है। अगर आपने शॉपिंग के लिए जाना है तो ऐसा नहीं है कि जहां सेल आपको बताई आप वहां पर चले जाएं ज़रूर, महदूद वक्त में जाएं, SOPs का ख्याल रखें। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद 1-2 जगह पर विजिट कर चुकी हूँ, इन ब्रांड्स पे जो है अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी तमाम तर उन्होंने इंतजाम करके रखे हैं। आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप जाएँ मास्क पहन के जाएँ, ग्लव्स पहन के जाएँ, डिस्टेंस का ख्याल रखें ताकि आप भी इस कोरोना वायरस से बच सकें और दूसरों को भी आप महफूज रख सकें। कारफोर पे जाएंगे, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं मैं आपको ये बताऊंगी। अगर आप जाएंगे शॉपिंग करने के लिए तो यहाँ पर नेस्ले एवरीडे 600 ग्राम पैक है, रिटेल प्राइस है 500, प्रमोशन पर 455 रुपये में अवेलेबल है और इस पर आप 45 रुपीज़ बचा सकेंगे। ईवा बनास्पति पाउच है जी, इसकी कीमत है 1270, प्रमोशन पर अवेलेबल है 1097 रुपये में, 173 रुपीज़ बच सकते हैं इस पर भी। सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली, आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे जो कि है माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम बार बार जिक्र करते हैं कि बिलाशुबा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो कि अपने मुस्तहिक बहन भाइयों की मदद रहे हैं, और इनके साथ साथ वो लोग भी हैं जो कि खुद आगे बढ़ रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो मुश्किल वक्त में लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अपने नौजवानों की, जो कि अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ कहीं पे भी वो किसी की मदद कर सकें, किसी की काम आ सकें। मुख्तलिफ तरीके सभी लोग अपना रहे हैं और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी की मुश्किल कम की जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं पर किसी को राशन की ज़रूरत है, कहीं पर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, कहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनके पास कुछ करने को नहीं है, मेहनत मजदूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने तौर पर लोगों को हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। जुरेज रियाज हैं, फाउंडर कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स जो हैं ये हैं, और इनसे जान लेते हैं इन्होंने ये पोर्टल बनाया, वेबसाइट बनाई है, इसका मकसद क्या है, इस पर किस तरह से लोगों की हेल्प की जा रही है। तो ये हम जुरेज से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुरेज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले तो मैं बिलाशुबा आपको गुड लक कहना चाहूंगी, खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगी। बहुत जबरदस्त काम है, और फिर जब हमारे नौजवान इन चीजों की पेन हैं, लोगों की हेल्प करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। मकसद क्या था, आइडिया क्या था इसके पीछे? आइडिया वाज टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद करना। जैसे एक इंडिविजुअल एक गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है, एक हुकूमत को जो इतने ऑलरेडी एक प्रेशर में है, तो उस तरह से आई एज एन इंडिविजुअल वांटेड टू प्ले अ पार्ट के किसी तरह से इंसानियत की खिदमत की जा सके, लोगों की मदद की जा सके, उनको जिस मुश्किल में वो घिरे हुए हैं उनको उसमें से निकाला जा सके। तो दिस वाज अ कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू कनेक्ट, अपनी थॉट्स शेयर करें, उसमें मेंटल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दें एक दूसरे को। कोविड सर्वाइवर्स आके हमारे साथ कुछ डेटा शेयर करते हैं कि जी हम लोग इस तरह इस सारे मसले से निकले, वी वर इन आइसोलेशन। तो हमने अच्छा, मुझे ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त लगा है, क्योंकि अब इस सिनेरियो में जिस किसी को भी कोरोना वायरस हो रहा है, वो इतने ज़्यादा लोग खौफजदा होते जा रहे हैं। तो जैसे आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, वो लोग जो कि रिकवर होकर जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, तो ये बहुत ज़्यादा हौसला दे देता है आपको। बिल्कुल ऐसी है। इसमें ये जो ग्रुप है ये बेसिकली अभी कोई 20-21 दिन हुए हैं, और इसमें अराउंड कोई 3,20,000 के करीब मेंबर्स हो गए हैं। अच्छा। और वो हुए ही इसी वजह से क्योंकि देयर वाज अनसर्टेनिटी कि होता क्या है, कोविड में होता क्या है, लोगों की क्या स्टेट होती है।
तो जब पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग तो उसमें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर लोगों के कमेंट्स हज़ारों में होते हैं कि अच्छा आपको अगर ये हुआ था तो आपने इसको कैसे टैकल किया, एंड पीपल आर यू नो हेल्पिंग ईच अदर, बिल्कुल, व्हिच इज ग्रेट। और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने अपनी केयर किस तरह से करनी है। बिल्कुल ऐसे। ज़ोरेज़, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है। ज़ोरेज़, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ज़ोरेज़, लोगों की हेल्प करना आपने कहा कि मकसद है, बहुत सारे लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं ऑब्वियसली उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ज़रूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं? सबसे पहले तो फेसबुक पे ये जो ग्रुप है कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से, उसमें उसको ज्वाइन करें, हमें बताएं कि क्या ज़रूरत है आपकी, जस्ट पोस्टेड ओवर देयर एंड पीपल विल कम ओवर टू यू, डायरेक्टली आपको इनबॉक्स करेंगे, पोस्ट पे कमेंट्स करेंगे ताकि आप लोगों की हेल्प की जा सके। उसके अलावा इफ़ यू नो यू आर हैंगिंग इन द मिडल और आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो हम लोग भी वो पोस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम लोग अपने डेटाबेस से जितने फूड राशन ड्राइव्स वाले जो लोग हैं जो कर रहे हैं इस वक्त लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कांटेक्ट करते हैं कि ये दिस इज़ द पर्सन, आप इनके पास जाइए, इनको ज़रा काइंडली आप जैसा भी फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। तो द ओनली मेथड इज़ कि आप उस फेसबुक ग्रुप पे आएँ एंड आगे उसको इस तरह से चलाएं फिर। सही जी सही। अभी तक मुझे बताइएगा कितने लोगों को आप इस तरह से फैसिलिटेट कर सके हैं? हमारी जो फूड राशन ड्राइव्स के हिसाब से तो हम लोग तकरीबन कोई 500 से 600 लोगों को कर चुके हैं, और उसके अलावा जो सपोर्ट तो आप कह लें कि अनगिनत ही, क्योंकि 3,20,000 मेंबर्स हैं, तो उसमें से आई एम अज्यूमिंग के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड सर्वाइवर्स हैं। अब उसका कोई डेफिनेट डेटा नहीं है कि कितने लोगों ने उसे फ़ायदा लिया, लेकिन एक इम्प्रेशन आ रहा होता है उसमें इनसाइट्स में, तो उस इम्प्रेशन के मुताबिक एक पोस्ट पे तकरीबन को 50-60 हज़ार लोग उसे देख रहे होते हैं। सही, तो एक अब बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं उस ग्रुप में जो कोविड सर्वाइवर्स के अपनी एक्सपीरियंस की हैं, तो उसमें होता ये कि रफली आप अंदाज़न लगा सकते हैं कि कोई 2-2.5 लाख लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। ये बहुत बड़ी तादाद आप बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप किस तरह से डोनेशन इकट्ठा करते हैं? कि कुछ लोग आपको हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा टास्क है। बिल्कुल ऐसी है। इसमें हम लोगों ने अब इसको थोड़ा सा टीम को एक्सपैंड करना शुरू किया टू यू नो स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, कि अगर कोई हमें कॉल आती है किसी मसले के लिए, तो हम उस कॉल को किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़े से लोग हायर कर रहे हैं, एक तो नेटवर्क बना रहे हैं, और दूसरा हम लोग जो लोग किसी माली मसाइल की वजह से नहीं कुछ कर पाते, तो उन लोगों को डायरेक्टली वो डोनेशंस जाती हैं। तो ये जो सेटअप इन प्लेस है, इसमें नंबर 1 हमारा टेक साइड पे जो लोग आ रहे हैं, जिसमें जो हमें हायर करने पड़ रहे हैं कि वो उनकी पूरी एक स्ट्रीमलाइनिंग करें, उसकी वजह से एक तो उधर डोनेशन जाएगी, दूसरा हम लोगों की जो फूड राशन ड्राइव वगैरह उसके ऊपर जाएगी। तो बेसिक यही है कि लोगों को डायरेक्ट हेल्प किया जाए, जैसे भी किया जाए, हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए एज एन इंडिविजुअल काम करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहे हैं तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जब आप सारी चीज़ें हुकूमत के ऊपर छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। जब आप एज एन इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करना शुरू करते हैं तो यू कैन ब्रिंग अ चेंज। मैंने एक घर में रह के एक छोटा सा आइडिया विच वाज सपोज टू यू नो कनेक्ट पीपल, वो क्रिएट किया, पोर्टल क्रिएट किया फेसबुक पे, और वो इतना ज़्यादा हेल्प किया उसने अभी तक लोगों को कि अभी तक लोगों की दुआएं आती हैं मुझे कि मतलब योर ग्रुप हैज़ हेल्प्ड अस, और बहुत सारे लोग इससे रिकवर हुए हैं, मेंटली बहुत उन लोगों को हेल्प मिली है। तो आई वुड लाइक टू से टू द यूथ ऑफ दिस नेशन कि यू नीड टू कम फॉरवर्ड। आपको जिस तरह भी हेल्प कर सकें अपना रोल ज़रूर प्ले करें, आप बिला वजह तनकीद ना करें। आप अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर कुछ ना हो रहा हो तो फिर उस वक्त तनकीद करें जब आपकी कोई सुन ना रहा हो। बिल्कुल, आपने सही कहा, और यही बहुत ज़बरदस्त मैसेज है हमारे नौजवानों के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, ये सिलसिला आप इसी तरह से जारी रखें। नाज़रीन, ये मैसेज है जो हम बार बार आपको देते हैं, जो ये लोग जो कि कामयाबी से दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, अपना नाम बनवा रहे हैं, ये लोग मैसेज दे रहे हैं, और वो यही है कि आप अपनी कैपेसिटी में रह के, चाहे आप 2-3 लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सुकून होगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया है। तो खुदारा आप भी सोचिए, ये करने की कोशिश कीजिए, दूसरों पर तनकीद मत कीजिए। आप देखें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, वो कीजिए। इससे ये होगा कि दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप भी अपनी आखिरत संवार लेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।